हाय गाइस। तो आज से हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। प्लेलिस्ट का नाम है पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। इसे ही हम ऑर्डर्ड सेट भी कहते हैं। तो गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में हम 1900 रेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस का यूजिंग दिस पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। और साथ ही साथ इस पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर पे जितना भी डिफरेंट तरह का प्रॉब्लम बनता है वो सारा मैं तुम्हें प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है। तो ये मेरी गारंटी है कि अगर तुम ये प्लेलिस्ट देखोगे तो तुम्हें पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और गाइस अगर हम 1900 रेटेड कोड फोर्सेस प्रॉब्लम अगर इस डेटा स्ट्रक्चर से सॉल्व करते हैं तो तुम समझ सकते हो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब गाइस मैं थोड़ा सा अपने इस वीडियो अगर तुम देखोगे तो तुम्हें थंबनेल में दो तरह का पिक्चर देखने को मिलेगा। यानी कि हम जो भी प्लेलिस्ट अपलोड करेंगे उसमें तुम्हें दो तरह का थंबनेल में पिक्चर देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो पिक्चर है वो पिक्चर है लायन का। ठीक है। और दूसरा पिक्चर है कब का। ठीक है, यानी कि लायन का बच्चा। ठीक है। अब देखो गाइस, अगर तुम कोडिंग कर रहे हो तो कोडिंग में अगर तुम्हें पिक पे जाना है तो दो चीजें मैटर करेंगी। सबसे पहला कि तुम किस क्वालिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहला चीज है कि क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम तुम क्या सॉल्व कर रहे हो। और दूसरा चीज है तुम्हारा माइंडसेट। तो ये जो हम थंबनेल में लायन और कब का पिक्चर डाल रहे हैं इसके पीछे हमारा यही दोनों उद्देश्य है, इन दोनों चीजों को कवर करना। ठीक है। अब देखो, लेट सपोज करो प्रॉब्लम का डिफिकल्टी अगर एक्स है तो जो ये लायन वाला थंबनेल होगा उसमें हम जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसका डिफिकल्टी ग्रेटर देन इक्वल टू हार्ड होगा। ठीक है। और अगर थंबनेल में कब है, ठीक है, तो उसका जो प्रॉब्लम का डिफिकल्टी होगा अगर मैं उसे एक्स बोल रहा हूं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू मीडियम और लेस देन इक्वल टू हार्ड होगा। तो जैसे ही तुम्हें लायन का थंबनेल दिखे तो तुम्हें ये समझ लेना है कि वो जो प्रॉब्लम होगा उस वीडियो में वो डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू हार्ड डिफिकल्टी का होगा। और जब तुम्हें कब दिखे तो तुम्हें समझ लेना है कि वो जो प्रॉब्लम का डिफिकल्टी होगा वो मीडियम टू हार्ड होगा। ठीक है। अब तुम बोलोगे तो इजी प्रॉब्लम कहाँ गया। तो गाइज देखो, सिंपल सा क्राइटेरिया है कि अगर तुम्हें इस माउंटेन के अगर पिक पे अगर चढ़ना है, ठीक है, पिक पे अगर आना है तो डेफिनेटली तुम्हें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। तो हम जो भी प्लेलिस्ट निकालेंगे उसमें जो हमारा प्रॉब्लम रहेगा वो मीडियम या हार्ड लेवल का ही रहेगा। हम इजी लेवल के प्रॉब्लम नहीं अपलोड करेंगे। तो तुम सोचोगे कि तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। तो गैस ये मेरी गारंटी है, हमारा वीडियो भले हार्ड हो, भले मीडियम हो, लेकिन जब हम तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे तो वो प्रॉब्लम डेफिनेटली तुम्हारे लिए इजी बन जाएगा। हमें बस अपने बाउंड्री से बाहर निकलना है। इसी कारण ये जो हम थंबनेल में ये पिक्चर दे रहे हैं ये इस चीज को सपोर्ट करने के लिए है। ठीक है। ये तो पहला चीज हो गया, डिफिकल्टी वाइज तुम थंबनेल का मीनिंग समझ सकते हो। और दूसरा चीज ये है कि तुम लायन को इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि अगर तुम इस लायन थंबनेल वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो तुम कोडिंग में किंग बनोगे। ठीक है, यानी कोडिंग के तुम पिक पर पहुंचोगे। और अगर तुम क्यूब लेवल का अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो यानी कि मीडियम टू हार्ड लेवल वाला जो प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस, यहाँ पर ये हार्ड में इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि हार्ड या हार्ड से ग्रेटर वाला हम यहाँ लायन में सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ तुम ये अपडेट कर लेना, ये एक्स लेस देन हार्ड होगा। ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर तुम क्यूब लेवल का अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो तुम कोडिंग में प्रिंस बन रहे हो, यानी कि अब तुम किंग बनने के लिए रेडी हो रहे हो। तुम इस तरह से चीज़ों को इंटरप्रेट करो। लायन का मतलब ये है कि तुम कोडिंग में किंग बनोगे अगर लायन वाले थंबनेल वाले प्रॉब्लम को अगर तुम सॉल्व करते हो तो। और कोडिंग में तुम प्रिंस बन रहे हो यानी कि अब तुम किंग के लिए रेडी हो रहे हो। तो हमारा थंबनेल क्यूब का है, कब का है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें थंबनेल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो मेन मोटिव है थंबनेल में इन दोनों पिक्चर्स को डालने का वो बस यही है कि तुम जब भी ये वीडियो देखो तो तुम्हें दो चीज़ें हिट करे। पहला तो क्वालिटी प्रॉब्लम सॉल्व करना और दूसरा तुम्हारा माइंडसेट। ठीक है। तो इस कारण हमने ये थंबनेल वाला सिनेरियो अपने वीडियो में इंक्लूड किया है। तो आओ गाइस, चलते हैं ऑर्डर्ड सेट की तरफ और समझते हैं ये ऑर्डर्ड सेट है क्या। तो जैसा कि नाम है, नाम में तुम्हें दिख रहा है सेट। तो क्या ये सेट डेटा स्ट्रक्चर है? तो हाँ जी, ये सेट डेटा स्ट्रक्चर है। यानी कि सेट में जितना भी फंक्शनैलिटी था
कौन कौन सा फंक्शनैलिटी था? अपर बाउंड हम लगा सकते थे सेट पे, ठीक है, अपर बाउंड हम यूज कर सकते थे, लोअर बाउंड हम यूज कर सकते हैं, हम फाइंड फंक्शन का यूज कर सकते थे, हम इरेज कर सकते थे सेट में, हम इंसर्ट कर सकते हैं सेट में। तो वो सारा ऑपरेशंस हम ऑर्डर्ड सेट में भी यूज करेंगे। लेकिन ऑर्डर्ड सेट हमें दो फंक्शनैलिटी दे देता है, ठीक है, जिसके कारण ये डेटा स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो दो फंक्शनैलिटी क्या है, हम धीरे धीरे वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो तुम्हें चीजें समझ में आने लगेंगी। तो आओ चलते हैं वीएस कोड की तरफ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला चीज कि अगर तुम इस पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर को यूज करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा। जब तुम सेट डेटा स्ट्रक्चर, मैप डेटा स्ट्रक्चर, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज करते थे तो तुम हेडर फाइल यूज करते थे। तो उसी तरह अगर तुम्हें इस ऑर्डर्ड सेट को अगर यूज करना है तो तुम्हें हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा। तो देखो, ऑर्डर्ड सेट के लिए जो हम हेडर फाइल डालते हैं वो ये दोनों है, ठीक है। ये दोनों लाइन तुम्हें अपने कोड में डालना है। अब तुम बोलोगे कि तो हम इन दोनों लाइन को क्या याद कर ले? नहीं, याद मत करो। बस तुम इतना पार्ट इतना पार्ट जो हमने यहाँ लिख करके रखा है, इसको तुम अपने कोड स्निपेट में डाल लो। कभी भी तुम्हें कंटेस्ट में अगर प्रॉब्लम मिला, तुम्हें अगर लगा कि नहीं हमें यहाँ पे ऑर्डर्ड सेट को यूज करना है, तो तुम जस्ट इस चीज को कॉपी करके अपने लाइव कंटेस्ट में यूज कर लो। और ऐसा ही नहीं है, जनरली ऑर्डर्ड सेट पे क्वेश्चंस ऑनलाइन असेसमेंट में भी बन जाता है कंपनी का। अगर तुम बड़े बड़े कंपनी को देखोगे, उबर हुआ, गूगल हुआ, इन सब कंपनी में जनरली ऑर्डर्ड सेट के क्वेश्चंस रहते हैं ऑनलाइन असेसमेंट में। तो उनमें भी तुम इन चीजों को, इन टेम्पलेट को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें याद नहीं करना है, बस जस्ट तुम्हें ये इन चीजों को समझना है कि किस चीज का क्या मीनिंग है। तो देखो, ये जो हमने दो हेडर फाइल डाला है, ये इंश्योर करेगा कि हम इस ऑर्डर्ड सेट को यूज कर पाए, ठीक है। अब देखो, हम अभी तक क्या करते थे, अभी तक हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस का यूज करते थे। बट अगर हमें पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर को यूज करना है तो हमें GNU_PBDS इस नेम स्पेस को यूज करना पड़ेगा, यानी इस चीज को भी तुम्हें इंक्लूड करना है। तो ये बात तो हो गया हेडर फाइल का। अब ये लाइन में हमने क्या लिख रखा है, तो देखो, टाइप डीएफ का ये मतलब होता है कि यहां पर हम ये जो भी चीज लिख रहे हैं यहां तक, ये इसको रिप्लेस कर देगा ऑर्डर्ड सेट से, ओ सेट से, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मेन के अंदर, मुझे अगर इस पार्ट को अगर डिक्लेयर करना हो, यहां से लेकर के यहां तक वाले पार्ट को, ये जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, तो मैं इसे ना डिक्लेयर करके केवल ओ सेट लिखूंगा, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि तुम्हें बार बार इतना बड़ा लाइन ऑफ कोड लिखने का जरूरत नहीं है। इसी कारण मैंने इसे टाइप डीएफ कर दिया, डीएफ, ठीक है। तो ये होता है हमारा C++ में, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर जो हमने लिखा है ये क्या है, तो ये गाइस बेसिकली ऑर्डर्ड सेट है, ठीक है। देखो, मैं तुम्हें यहाँ एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। जब हम सेट डेटा स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते थे तो कैसे करते थे, हम लिखते थे सेट इंट, अगर लेट सपोज करो इंट डेटा टाइप का हमें चाहिए, तो सेट इंट और कोई एक सेट का नाम लिख लिया हम, ठीक है, मतलब डिक्लेयर हम कर लिए ht नाम से, ठीक है। तो इस तरह से हम सेट को इनिशियलाइज करते थे। तो देखो, ये जो सेट इंट वाला पार्ट है, इससे हमें पता चलता था कि सेट डेटा स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं। तो सिमिलरली अगर तुम्हें ऑर्डर्ड सेट को यूज करना है तो ये ट्री, इंट, नल टाइप करके जो भी चीजें यहां तक लिखी हैं, ये इस चीज को डिनोट कर रहा है, सेट इंट। जो ये सेट इंट हमारा था, ये सेम चीज यहां पर ये वाला है, ट्री से लेकर के यहां तक, ठीक है। तो आई होप तुम रिलेट कर रहे हो कि कैसे ऑर्डर्ड सेट में क्या हम लिख रहे हैं और यहाँ सेट इंट का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो ये चीज तो हम समझ गए। अब देखो, अब जनरली हम जब सेट लिखते थे तो हमें बस उसके अंदर केवल डेटा टाइप देना रहता था, जो कि हम यहाँ इंट दे रहे हैं। बट यहाँ ट्री में तुम्हें दिखेगा 4 पैरामीटर। सबसे पहला ये इंट, दूसरा नल टाइप, तीसरा ये लेस कंपेरेटर, सॉरी यहाँ 5 पैरामीटर है, ठीक है। पहला तो इंट हो गया, दूसरा नल टाइप, तीसरा लेस कंपेरेटर, कंपेरेटर फंक्शन है ये, फिर ये हो गया और लास्ट ये हो गया, यानी टोटल 5 पैरामीटर हैं इसमें, ठीक है। तो एक एक करके हर पैरामीटर का मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर कल को तुम्हें कोई कुछ पूछ दे इसके रिगार्डिंग, तो तुम्हें इन चीजों को तो ध्यान में रखना ही रखना है। तो देखो, जो सबसे पहला पैरामीटर है ना, वो बताएगा हमें डेटा टाइप, कि हम ऑर्डर्ड सेट में किस डेटा टाइप के एलिमेंट को ऐड करेंगे। रिलेट करना, जब हम सेट इंट ht लिखते हैं तो हम सेट में कौन सा वैल्यू डालते हैं, इंटीजर डेटा टाइप। अगर हम सेट में इस तरह से लिख दें, अगर हम यहाँ पे इस तरह से लिख दें सेट पेयर, ठीक है, पेयर इंट कॉमा इंट, तो इसका मतलब क्या है कि हम सेट में पेयर डालेंगे, इंटीजर ऑफ पेयर, ठीक है। इसका मतलब यही होता है।
तो ये जो इंट है ये इसी चीज को दर्शा रहा है यहाँ ऑर्डर्ड सेट में। ठीक है, सब चीजों को तुम सेट से रिलेट करते चलना। तो ये इंट का मतलब हो गया डेटा टाइप। अगर मुझे ऑर्डर्ड सेट में इंटीजर डालना है तो मैं यहाँ इंट लिखूंगा। अगर मुझे पेयर ऑफ इंटीजर डालना है तो पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट दूंगा यहाँ पे मैं। अगर मुझे फ्लोट डालना है तो मैं यहाँ इंट की जगह फ्लोट दूंगा। ठीक है, आई होप तुम समझ गए। अब ये देखो सेकंड पैरामीटर है नल टाइप। तो गाइस हम यहाँ पे सीख रहे हैं ऑर्डर्ड सेट। तो ये जो नल जब हम यहाँ दे देते हैं ना नल टाइप, तो ये एक्चुअल में ऑर्डर्ड सेट बनता है। अगर यहाँ पर अगर हम मैप्ड अंडर स्कोर टाइप देते हैं तो ये मैप बन जाता। ठीक है, अब हमें पता है कि मैप में जो फंक्शनैलिटी हम यूज कर रहे हैं वो हम सेट से भी अचीव कर सकते हैं। तो हमको मैप्ड अंडर स्कोर टाइप का कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी कारण हम यहाँ केवल ऑर्डर्ड सेट को सीखेंगे। तो अगर ऑर्डर्ड सेट को यूज करना है तो हमें नल अंडर स्कोर टाइप देना होगा। ठीक है, और अगर मैप को यूज करना है तो मैप्ड अंडर स्कोर टाइप यहाँ देना होगा। तो ये हो गया मेरा सेकंड पैरामीटर का मीनिंग। अब ये जो फंक्शन है गाइस देखो लेस इंट, ये क्या है, ये कंपैरेटर फंक्शन है। यानी कि अगर मुझे सेट में वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, सॉर्टेड सेट में तो वैल्यू सॉर्टेड रहता है, तो अगर मुझे वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है सॉर्ट करके, और सारा का सारा वैल्यू सेट में अगर यूनिक चाहिए, तो हम लेस कंपैरेटर का यूज करते हैं। तो गाइज यहाँ 4 तरह का कंपैरेटर हम अभी देखेंगे। ठीक है, एक एक करके हम हर कंपैरेटर को देखेंगे और उस पे हम सारी की सारी फंक्शनैलिटी को भी यूज करेंगे। तो तुम चिंता ना करो, हर चीजें हम कवर करेंगे। तो ये लेस का मीनिंग तुम्हें समझ में आ गया। बेसिकली ये कंपैरेटर फंक्शन है। ये हमें बताएगा कि ऑर्डर्ड सेट में हमें किस तरह से वैल्यू को डालना है, सॉर्टेड ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में रहे या सॉर्टेड होकर के डिसेंडिंग ऑर्डर में रहे। जो भी होगा वो हम यहाँ पे कंपैरेटर फंक्शन की मदद से दिखाएंगे। अब एक चीज देखो, ये जो हम डेटा टाइप यहाँ पे देंगे इंट, वही कंपैरेटर फंक्शन में भी हमें पास करना है। अगर यहाँ इंट है तो हमें यहाँ पर भी इंट ही देना है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ इंट दे दें और यहाँ डबल दे दें, वैसे में हमें कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब देखो, अब ये हमारा है फोर्थ पैरामीटर आरबी अंडर स्कोर ट्री अंडर स्कोर टैग। तो देखो जो हमारा ये ऑर्डर्ड सेट होता है, ये रेड ब्लैक ट्री की मदद से इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये आरबी अंडर स्कोर ट्री उसी चीज को दर्शा रहा है। तो अगर तुमसे कल को कोई पूछ दे कि ऑर्डर्ड सेट किस ट्री की मदद से इंप्लीमेंट किया जाता है, तो रेड ब्लैक ट्री। ठीक है, अब ये क्या है, ट्री अंडर स्कोर ऑर्डर अंडर स्कोर स्टैटिस्टिक अंडर स्कोर नोड अंडर स्कोर अपडेट। ये क्या है, तो जैसा कि मैंने बोला तुम्हें कि ये रेड ब्लैक ट्री की मदद से इंप्लीमेंट किया जाता है। तो अगर ट्री है तो उसमें नोड होगा। अब नोड में हमें हर अपडेट को टैकल करना पड़ेगा। उस चीज को मैनेज करने के लिए ये हम डालते हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना हुआ, उन सब चीजों का अपडेट रखने का काम ये पैरामीटर करता है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे ऑर्डर्ड सेट को टाइप डीएफ की मदद से किस में कन्वर्ट कर दे रहे, ओ सेट में। यानी कि अगर हमें इस चीज को ऑर्डर्ड सेट को अगर यूज करना है तो हम इतना बड़ा कोड नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने तुम्हें समझाया था कि जिस तरह से हम सेट इंट लिखते हैं उसी तरह से ये चीजें हैं, यहां से लेकर के यहां तक। तो इतना लंबा नहीं लिखने के लिए हमने इसे टाइप डीईएफ की मदद से ओ सेट में कन्वर्ट कर लिया। यानी कि अब मुझे इसकी जगह ओ सेट को यूज करना है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें यहां तक का पार्ट तो पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट तुम्हारा नहीं रहा होगा। तो अब देखो, अब हमें प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम केवल 2 चीजों को चेंज करना है। सबसे पहला डेटा टाइप, प्रॉब्लम के अनुसार हमें प्रॉब्लम को समझना है कि प्रॉब्लम में किस चीज का रिक्वायरमेंट है और उसकी मदद से हमें इस डेटा टाइप को चेंज करना है। और दूसरा हमें ये कंपैरेटर फंक्शन चेंज करना है। बस ये कोड जो ये स्निपेट है मेरा यहां तक, ये तुम हर कोड में यूज करोगे और तुम्हें जस्ट चेंजेस करना है ये तुम्हारा डेटा टाइप और तुम्हारा ये कंपैरेटर फंक्शन। और कितना भी तरह का प्रॉब्लम बन जाए ऑर्डर्ड सेट में, वो सारा तुम सॉल्व कर लोगे। इस प्लेलिस्ट में ही हम तुम्हें हर डिफरेंट तरह का प्रॉब्लम करा देंगे, तो तुम चिंता ना करो। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखो अब यहां पर देखो, अब हम चलते हैं थोड़ा वन नोट की तरफ। तो देखो गाइस, हमारा जो कंपैरेटर फंक्शन होता है वो 4 तरह का हमें कंपैरेटर फंक्शन देखना है। सबसे पहला लेस, ठीक है, दूसरा हम देखेंगे लेस अंडर स्कोर इक्वल। ठीक है, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। तीसरा हम देखेंगे ग्रेटर, जिस तरह लेस होता है उसी तरह ग्रेटर भी है एक। ठीक है, और चौथा देखेंगे ग्रेटर अंडर स्कोर इक्वल। ठीक है, अंडर स्कोर इक्वल। तो ये 4 कंपैरेटर फंक्शन हम देखेंगे। यही 4 कंपैरेटर फंक्शन तुम्हें यूज होगा ऑर्डर्ड सेट में। इसके अलावा कोई भी कंपैरेटर फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक है,
तो अब एक एक करके हम हर एक एक को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो लेस का मतलब क्या है। लेस का मतलब ये है कि जो हम ऑर्डर सेट बना रहे हैं उसमें सारा का सारा वैल्यू सॉर्टेड तो रहेगा ही रहेगा, और सॉर्टेड रहेगा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहेगा वैल्यू, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हमारा वैल्यू सॉर्टेड रहेगा, प्लस जितना भी वैल्यू रहेगा ऑर्डर सेट में वो सारा यूनिक रहेगा, रिपीटेशन नहीं होगा यहाँ, ठीक है। तो ये लेस का मतलब है। तो आओ इसे जरा हम कोड करके देखते हैं। तो देखो लेस को यूज करने के लिए यहाँ हमने लेस कंपैरेटर फंक्शन डाल दिया है, और अभी के लिए हम डेटा टाइप इंट रखेंगे। हम सारा का सारा वैल्यू इंटीजर डेटा टाइप पे स्टोर करेंगे अपने ऑर्डर सेट में। तो आओ देखते हैं इन चीज़ों को। तो सबसे पहले हमें ऑर्डर सेट को डिक्लेयर करना है। तो जिस तरह से हम सेट को डिक्लेयर करते हैं सेट ऑफ इंट, उसी तरह से हम ओ सेट को यूज करेंगे, क्योंकि हमने टाइप डीएफ की मदद से इसे चेंज कर रखा है, ठीक है। तो ओ सेट हमने यूज कर लिया। अब हमें ऑर्डर सेट का एक नाम देना होगा। तो नाम में कुछ भी दे दो, ठीक है। मैं नाम में लेट सपोज करो ओ दे देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर सेट डिक्लेयर हो गया ओ नाम का, ठीक है। अब हम लेस कंपैरेटर फंक्शन को हमें चेक करना है। तो हमें ऑर्डर सेट में कुछ वैल्यू डाल देना होगा। तो लेट सपोज करो हम वैल्यू डाल देते हैं ओ डॉट इंसर्ट 11, ठीक है। 4-5 वैल्यू हम डाल देंगे। ओ डॉट इंसर्ट 24, ठीक है। 24 ओ डॉट इंसर्ट कर लेंगे हम 51, ओ डॉट इंसर्ट हम कर लेंगे 101, और एक और वैल्यू हम डाल लेंगे ओ डॉट इंसर्ट 11, ठीक है। ये वैल्यू भी हम डाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमने 5 वैल्यू डाल लिया। अब देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सी आउट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड सेट, ठीक है। एलिमेंट ऑफ ओ सेट, ठीक है। एलिमेंट ऑफ ओ सेट, और इस वैल्यू को हम प्रिंट कर लेंगे। तो देखो गाइस ये जो इंसर्ट फंक्शनैलिटी है वो सिमिलर है सेट की तरह। तो मैंने जैसा तुम्हें बताया था कि सेट में जितना भी हम फंक्शनैलिटी यूज करते हैं वो सारा हम यहाँ यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मुझे 2 एडिशनल फंक्शनैलिटी मिलता है ऑर्डर्ड सेट में, ठीक है। तो देखो इंसर्ट हमें एग्जैक्टली उसी तरह से करना है जैसे हम सेट में कर रहे हैं, और वैल्यू पे आइटरेट भी हम एग्जैक्टली उसी तरह से करेंगे जैसे हम सेट में करते हैं। तो ऑटो आई टी ओ पे हम ट्रैवर्स करेंगे, और हर एक एक वैल्यू को क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे यहाँ, ठीक है। ये हम यहाँ हर एक एक वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे, और फिर लास्ट में हम सी आउट कर देंगे न्यू लाइन के लिए, ठीक है। तो ये हम लेस कंपैरेटर फंक्शन को यूज कर रहे हैं। तो जरा वन नोट पे आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। तो समझते हैं। तो देखो ऑर्डर सेट में हम कौन कौन सा वैल्यू डाले हैं। सबसे पहले हम 11 डाले, फिर 24 डाले हैं, फिर हम डाले 51, फिर हम डाले 101, और फिर हम डालें 11। और हम यहाँ पे किस कंपैरेटर फंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो लेस, ठीक है। तो लेस का मतलब ये है कि जो तुम्हारा ऑर्डर सेट बनेगा उसमें वैल्यू सॉर्टेड रहेगा असेंडिंग ऑर्डर में, और वैल्यू यूनिक रहेगा, रिपीट नहीं करेगा। तो देखो सबसे छोटा वैल्यू कौन है, 11। तो 11 सबसे आगे आ जाएगा। इसके बाद आएगा हमारा 24 यहाँ आ गया। फिर आएगा हमारा 51 यहाँ आ गया। फिर हमारा आएगा 101 यहाँ आ गया। और फिर हमारा देखो यहाँ 11 है, बट अब अगेन 11 नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि इस लेस कंपैरेटर का मतलब ही यही है कि ये वैल्यू को सॉर्ट करेगा असेंडिंग ऑर्डर में, और जो भी वैल्यू इसमें रहेगा वो यूनिक वैल्यू रहेगा, वैल्यू रिपीट नहीं करेगा। तो अगर ये मेरा ऑर्डर सेट में एलिमेंट्स हैं, तो मेरा अगर हम ऑर्डर सेट को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, तो 11, 24, 51 और 101। तो एक बार रन करके हम इसे देखते हैं। तो देख सकते हो तुम 11, 24, 51 और 101, ठीक है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि ऑर्डर सेट को वैल्यू को हम प्रिंट किस तरह से करेंगे, ठीक। तो गाइज जो ये इंसर्ट वाला फंक्शन है ये हमारा लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, ठीक है। एन क्या है, एन इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि हम ऑर्डर सेट में इंसर्ट करेंगे। तो हर एक एलिमेंट को इंसर्ट करने में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन आएगा, ठीक है। तो ये इंसर्ट फंक्शनैलिटी तो हम देख लिए, और हमें ये समझ में आ गया कि ऑर्डर सेट में हमें एलिमेंट को किस प्रकार प्रिंट करना है, ठीक है। अब हम मूव करेंगे इसकी फंक्शनैलिटी की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो मैंने तुम्हें इनिशियली बताया था कि 2 फंक्शनैलिटी हमें ऑर्डर सेट में मिलता है। तो देखते हैं सबसे पहला फंक्शनैलिटी। तो सबसे पहले हम वन नोट पे इसे समझते हैं। अगर हमें ऑर्डर सेट में ये चाहिए
कि kth इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू प्रेजेंट है वो मुझे दे दो। तो हम फाइंड अंडर स्कोर बाई अंडर स्कोर ऑर्डर, और इसके अंदर हम अपना kth इंडेक्स डाल देंगे। ये फंक्शनैलिटी हम यूज करेंगे, फाइंड अंडर स्कोर बाई अंडर स्कोर ऑर्डर। ये हमें क्या करेगा ना, ये हमें kth इंडेक्स का एड्रेस रिटर्न करेगा। ठीक है, अब एक बार मुझे एड्रेस पता चल गया, तो उस एड्रेस पे जो वैल्यू है अगर वो मुझे चाहिए तो वो मैं कैसे निकालूंगा, तो जस्ट मैं एस्ट्रिक सिंबल का यूज कर लूंगा। तो गाइस मुझे ये ऑर्डर सेट किसी भी इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू प्रेजेंट है वो मुझे दे देता है। और ये जो फाइंड बाय ऑर्डर वाला जो फंक्शन है, ये केवल लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में रन करता है। ये इसका ये इसका इंपॉर्टेंस है गाइस, क्योंकि ये मुझे लॉग इन में ये बता देगा कि किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स में ऑर्डर्ड सेट के कौन सा वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस चीज को भी एक बार हम कोड कर लेते हैं। तो अगर लेट सपोज करो मुझे चाहिए कि फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू प्रेजेंट है, और ये गाइस जो भी इंडेक्सिंग होगा ये जीरो बेस्ड होगा। ठीक है, तो अगर मुझे देखना है कि फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट, तो ये मैं कैसे देखूंगा, तो मैं जस्ट ओ डॉट फाइंड अंडर स्कोर बाई अंडर स्कोर ऑर्डर फंक्शनैलिटी का यूज करूंगा, और मुझे फर्स्ट इंडेक्स का चाहिए तो मैं यहाँ 1 पास कर दूंगा। ठीक है, इंडेल। अब ये मुझे क्या देगा, ये मुझे एड्रेस देगा, तो मुझे इस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो चाहिए, तो यहाँ मैं एस्ट्रिक सिंबल का यूज कर लूंगा। अब एक बार हम इसे रन करते हैं। तो ये देखो तुम, हमारा जो एलिमेंट था ऑर्डर सेट में वो किस ऑर्डर में था, 11, 24, 51, 101। तो इसमें फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है, 24 है, क्योंकि ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के वे में स्टोर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे 24 है, तो ये देखो ये 24 प्रिंट कर दिया। तो ये एक फंक्शनैलिटी था गाइस। ठीक है, फाइंड अंडर स्कोर बाई अंडर स्कोर ऑर्डर, और ये जो फंक्शनैलिटी है गाइस ये लॉग इन में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम में हम इस फंक्शनैलिटी का यूज करेंगे। तो ये सबसे पहला फंक्शनैलिटी था जो कि हमने देख लिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट फंक्शनैलिटी की तरफ। तो सबसे पहले आओ वन नोट पे इस फंक्शनैलिटी को भी समझते हैं। हमारा फंक्शनैलिटी को पहले मैं लिख देता हूं, ऑर्डर अंडर स्कोर ऑफ अंडर स्कोर की, और यहां मैं कोई वैल्यू एक्स दे रहा हूं। तो देखो ये फंक्शनैलिटी क्या करेगा ना, अभी हम किस कंपैरेटर के लिए देख रहे हैं, लेस के लिए देख रहे हैं। तो लेस में इसका मीनिंग ये है, इस ऑर्डर अंडर स्कोर ऑफ अंडर स्कोर की का नंबर ऑफ एलिमेंट स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन एक्स। यानी ये जो ऑर्डर अंडर स्कोर ऑफ अंडर स्कोर की वाला फंक्शनैलिटी है, ये मुझे बताएगा कि ऑर्डर सेट में कितना एलिमेंट है जो कि स्ट्रिक्टली छोटे हैं एक्स से, उनका काउंट ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आओ चलो चलते हैं VS कोड की तरफ, और इसे भी हम कोड कर लेते हैं। तो मुझे देखना है अगर नंबर ऑफ एलिमेंट स्मॉलर 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 देन 50। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट स्मॉलर देन 50, ये मुझे बता दो। तो कैसे मैं निकालूंगा, ओ डॉट ऑर्डर अंडर स्कोर ऑफ अंडर स्कोर की, और इसमें मैं वैल्यू डाल दूंगा 50, क्योंकि मुझे 50 से छोटा वैल्यू चाहिए। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट यहां मैं स्ट्रिक्टली लिखूंगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली का मतलब यह है कि 50 से छोटा, बराबर भी नहीं देखना है हमें। नंबर ऑफ एलिमेंट स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन 50। ठीक है, तो एक बार हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखो, ये हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन 50 में 2 आ रहा है। तो क्या ये सही है, तो देखो ये हमारा ऑर्डर्ड सेट में एलिमेंट्स हैं, तो 50 से छोटा कौन कौन है, 11 और 24 ही है। तो देख रहे हो कितनी आसानी से हमें ये मिल जा रहा है। अब गाइस ये मिल जा रहा है ये तो ठीक है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि केवल लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये मुझे ये नंबर ऑफ एलिमेंट स्ट्रिक्टली स्मॉलर बता दे रहा है। साथ ही साथ अगर मुझे किसी इंडेक्स पे देखना है कौन सा एलिमेंट है, तो ये जो फाइंड बाय ऑर्डर वाला जो फंक्शनैलिटी है ये लॉग एन में मुझे दे रहा है। समझ रहे हो, ये फायदा है कोडिंग में। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम अगर मिलेगा तो तुम उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली सोच लोगे, बट अगर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना हो, ठीक है,
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अगर गिवन कंस्ट्रेंट में लाना हो तो दैट इज अ चैलेंजिंग थिंग। इसी कारण कोडिंग लोगों को टफ लगता है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर तुम्हें लॉगिन में ये दोनों ऑपरेशन दे रहा है, ठीक है। इसी कारण इस डेटा स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहला ये इंसर्ट वाला फंक्शनैलिटी देख लिया, और एलिमेंट को हम किस तरह से प्रिंट करेंगे वो हम देख लिए। फिर हमने ये देख लिया कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स का अगर हमको ऑर्डर सेट में वैल्यू चाहिए तो हम जस्ट फाइंड अंडरस्कोर बाय अंडरस्कोर ऑर्डर वाली फंक्शनैलिटी को यूज कर लेंगे। और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर स्ट्रिक्टली स्मॉलर चाहिए देन एक्स तो ये ऑर्डर ऑफ की वाला फंक्शनैलिटी यूज कर लेंगे। अब देखो, अब अपर बाउंड लोअर बाउंड मैं नहीं बताऊंगा, वो एज इट इज सेम है जैसे तुम सेट डेटा स्ट्रक्चर में यूज करते हो। अब एक चीज जो मैं बताऊंगा तुम्हें वो ये है कि अगर तुम्हें ऑर्डर्ड सेट में एलिमेंट को डिलीट करना हो तो तुम कैसे करोगे। थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है गाइस यहाँ एलिमेंट को डिलीट करने का, ठीक है। तो देखो अब मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब ये मेरा डिलीट कह लो या इरेज कह लो, इरेज वाला ऑपरेशन अब हम देखेंगे। तो देखो अगर मुझे लेट सपोज करो ऑर्डर्ड सेट में से 24 को डिलीट करना हो, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को अगर मुझे डिलीट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, उस 24 वाले एलिमेंट का इंडेक्स निकालूंगा कि ऑर्डर्ड सेट में उसका इंडेक्स क्या है। तो वो मैं कैसे पता करूंगा, तो मैं जस्ट ये वाला फंक्शनैलिटी यहाँ यूज कर लेता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर दे देता हूँ। और मुझे क्या करना है, मुझे ये चेंज करना है, ठीक है। सॉरी, ये हम फंक्शनैलिटी नहीं यूज करेंगे, मैं ये वाला फंक्शनैलिटी यूज करूंगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अंडरस्कोर की, ये क्या करेगा मुझे, और मुझे क्या चाहिए, मुझे 24 का इंडेक्स चाहिए, तो मैं यहाँ 24 दे दूंगा। अब देखो ये क्या करेगा, वन नोट पे समझते हैं इसको। हमारा जो ऑर्डर्ड सेट है उसमें वैल्यू क्या है, उसमें वैल्यू 11, 24, 51 और 101, यही वैल्यू था हमारा। अब मुझे चाहिए 24 का इंडेक्स, तो मैं क्या करूंगा ना, ऑर्डर ऑफ की वाले फंक्शनैलिटी को यूज करूंगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ की 24। अब ये क्या मुझे बताएगा, ये मुझे बताएगा नंबर ऑफ एलिमेंट स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन 24। तो इसमें कितना एलिमेंट है जो कि 24 से छोटा है, एक एलिमेंट, तो यानी इसका वैल्यू 1 आएगा। अब ये जो 1 आया यही तो इंडेक्स है 24 का, समझ रहे हो, यही तो इंडेक्स है हमारा 24 का। तो जस्ट हमें क्या करना है, इस वाले 24 का इंडेक्स निकालना है सबसे पहले। ये डिलीट का तरीका मैं बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो मुझे आईडीएक्स में इंडेक्स पता चल गया 24 का। अब मुझे इंडेक्स अगर पता चल गया तो मैं उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसका एड्रेस निकाल सकता हूं। कैसे, तो देखो सिंपल है, ऑटो आईटी इक्वल टू ये वाला फंक्शनैलिटी अब मैं यूज करूंगा, फाइंड बाय ऑर्डर वाला, क्योंकि इसका काम ही है वही, ठीक है। यहां जस्ट मुझे क्या करना है, मुझे ये आईडीएक्स वाला वेरिएबल पास कर देना है, यानी कि इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसका मुझे ये एड्रेस दे देगा, ठीक है। एक बार मुझे एड्रेस पता चल गया तो मैं क्या करूंगा, ओ डॉट इरेज, इरेज फंक्शनैलिटी होता है हमारा, सेट में भी हमने यूज किया है, ओ डॉट इरेज, और उसमें मैं ये आईटी, ये जो हमारा आइटरेटर एड्रेस है उसे मैं यहाँ भेज दूंगा, ठीक है। तो ये गाइस कंप्लीट इरेज का हमारा ऑपरेशन रहेगा। तुम कोई सा भी ऑर्डर सेट बनाओ, या तुम लेस कंपैरेटर का यूज करो, लेस अंडरस्कोर इक्वल का यूज करो, ग्रेटर का यूज करो, या ग्रेटर अंडरस्कोर इक्वल का यूज करो, सारे में तुम इसकी मदद से वैल्यू को डिलीट करना, कभी भी तुम्हारा कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो इरेज में हमारा कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है, तो सबसे पहला तो यहाँ लॉग इन लग रहा है हमारा, ये ऑर्डर अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर की के कारण, ये वाली फंक्शनैलिटी के कारण, और दूसरा फाइंड बाय ऑर्डर के कारण अगेन लॉग इन लगेगा। तो यहाँ तक में हमारा 2 लॉग इन हो गया, और एक बार हम इरेज कर रहे हैं तो अगेन यहाँ भी लॉग इन लगेगा, यानी कि 3 लॉग इन हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ इरेज का। तो अगर हम ओवरऑल बताएं तो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग इन ही आएगा यहाँ पर भी, ठीक है। मुझे उम्मीद है तुम्हें इरेज वाला ही फंक्शनैलिटी समझ में आ गया होगा। अब हमने यहाँ इरेज कर दिया है, तो एक बार अगेन हम इसकी वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो इरेज करने के बाद भी हम यहाँ वैल्यू को देख लेते हैं कि मेरा वैल्यू इरेज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये हमने इसे रन किया है, तो ये देख सकते हो कि हमारा जो एलिमेंट अब बचा है वो उसमें 24 नहीं है, 11, 51 और 101 लास्ट में बच रहा है। तो गाइस ये था हमारा सारा का सारा फंक्शनैलिटी जो कि हमें देखना था। तो सबसे पहले तो हमने ये इंसर्ट वाला सीख लिया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने यही 2 फंक्शनैलिटी है गाइस जिसके कारण ये डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला फाइंड बाय ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर ऑफ की। फाइंड बाय ऑर्डर मुझे क्या करेगा, किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी वैल्यू प्रेजेंट है उसको हम निकाल सकते हैं फाइंड बाय ऑर्डर की मदद से। और ऑर्डर ऑफ की क्या देगा, ऑर्डर ऑफ की हमें बताएगा
नंबर ऑफ एलिमेंट स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन एक्स। देखो यहाँ स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन हम यूज कर रहे हैं। ये स्मॉलर देन हम तभी तक बोल पाएंगे जब तक हमारा कंपैरेटर फंक्शन लेस या लेस अंडर स्कोर इक्वल रहे। ठीक है, और ये डिलीट का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया। तो मुझे उम्मीद है गाइस तुम्हें ये लेस कंपैरेटर फंक्शन तो समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कंपैरेटर फंक्शन की तरफ, जो कि है लेस अंडर स्कोर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ हम कुछ नहीं, लेस अंडर स्कोर इक्वल यहाँ लिख देंगे। तो ये कंपैरेटर फंक्शन का क्या मतलब है गाइस? तो देखो, इस कंपैरेटर फंक्शन का ये मतलब है कि जो हमारा ऑर्डर्ड सेट रहेगा उसमें वैल्यू सॉर्टेड रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहेगा। ठीक है, और यहां पर डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, यानी कि जो लेस में क्या था, लेस में यूनिक एलिमेंट था, लेकिन यहां डुप्लीकेट भी अलाउड है। यानी कि ये काइंड ऑफ तुम समझ सकते हो, ये हमारा मल्टी सेट बन गया। जो हम लोग मल्टी सेट यूज करते थे ना, उसमें अब ये ऑर्डर सेट कन्वर्ट हो चुका है लेस अंडर स्कोर इक्वल कंपैरेटर फंक्शन की मदद से। तो देखो, अब अगर हम इस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, 11 टू टाइम्स आएगा। तो एक बार देख लो। तो देखो तुम, अब ये जो हमने रन किया है, इसी की मदद से हम सारा का सारा फंक्शनैलिटी इजी वे में देख लेंगे। ठीक है, ताकि हमारा टाइम भी बचे और हम चीजों को भी सीखते चले जाएं। तो देखो तुम, अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो हमारा ये एलिमेंट प्रिंट हुआ है, मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे न्यू लाइन एक दो और ऐड कर देता हूं। ठीक है, ताकि तुम्हें चीजें अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, और यहां पर भी मैं एक न्यू लाइन ऐड कर देता हूं। अब देखो, अब मैं इसे रन करता हूं। हाँ, देखो, अब ये हमने लेस अंडर स्कोर इक्वल वाला कंपैरेटर फंक्शन यूज किया है। तो देखो, इसमें एलिमेंट जो प्रिंट है, इसमें क्या है, सॉर्टेड है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ठीक है, और देखो डुप्लीकेट भी यहाँ प्रेजेंट है। तो ये जो हम लेस अंडर स्कोर इक्वल जब हम यूज करेंगे तो हमारा जो ऑर्डर्ड सेट है वो काइंड ऑफ मल्टी सेट बन चुका है। ठीक है, अब देखो, ये हमारा हो गया। अब मुझे चेक करना है कि फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा है, 11 है। जीरोथ इंडेक्स पे भी 11, फर्स्ट इंडेक्स पे भी 11। तो देखो, यहाँ फर्स्ट इंडेक्स पे 11 प्रिंट हो गया। अब मुझे चेक करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन 50, 50 से छोटा कितना वैल्यू है ऑर्डर्ड सेट में। तो कितना वैल्यू है, 3 वैल्यू है, 11 11 24। तो देखो यहाँ 3। ठीक है, तो ये भी तुम्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शनैलिटी है वो है हमें इरेज करना है वैल्यू को। तो इरेज करने का मैंने तुम्हें तरीका बता दिया है यहाँ पर। तो मुझे 24 को अगर इरेज करना है तो हम आसानी से इस वाले लॉजिक की मदद से इरेज कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ जो इरेज करने के बाद अपडेटेड ऑर्डर सेट है उसमें 24 नहीं है। तो आई होप तुम्हें लेस अंडर स्कोर इक्वल वाला फंक्शनैलिटी भी समझ में आ गया होगा। और गाइस, ये जो इंसर्ट वाला फंक्शनैलिटी है, ये जो फाइंड बाय ऑर्डर वाला फंक्शनैलिटी है, और ये जो ऑर्डर ऑफ की है, और ये जो इरेज है, ये सारा ही लॉग इन में एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, इसी कारण ये डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, अब देखो, अब हमने लेस अंडर स्कोर इक्वल तक हमने देख लिया। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया भी था कि अगर तुम कोई सा भी ऑर्डर्ड सेट का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो तुम्हें इतना पार्ट तो कॉपी करके अपने कोड में डाल लेना है। एक सेकेंड, इतना पार्ट तो तुम्हें अपने कोड में डाल लेना है। ठीक है, अब तुम्हें चेंजेस कहाँ करना है, तो तुम्हें चेंजेस करना है इस डेटा टाइप में और इस कंपैरेटर फंक्शन में। और ये तुम कैसे डिसाइड करोगे क्या यूज करना है, तो वो तुम प्रॉब्लम को पढ़ करके समझोगे। ठीक है, ठीक है, अब देखो, हमने दो तो देख लिया, अब हम देखते हैं ग्रेटर को। ठीक है, ग्रेटर कंपैरेटर को भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेटर वाला है। अब देखो, ग्रेटर में क्या होगा, तो ग्रेटर में मेरा वैल्यू सॉर्टेड रहेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहेगा और यूनिक रहेगा। ठीक है, रन करते हैं हम। देखना यहां, देखो, सॉर्टेड है वैल्यू और इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। नाम यहां पे क्या है, ग्रेटर, तो ग्रेटर का मतलब समझ जाना डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और यहां इक्वल नहीं लगा है। तो जब भी इक्वल नहीं लगा रहता है, जैसे हमारा जो लेस वाला केस था उसमें क्या था, यूनिक वैल्यू था। तो लेस से तुम समझ सकते हो असेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटर से भी तुम समझ सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर, और इक्वल अगर लग जाए तो समझना डुप्लीकेट भी अलाउड है। और अगर इक्वल नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब यूनिक है। तो ग्रेटर का मतलब क्या हो गया, वैल्यू सॉर्टेड रहेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहेगा और यूनिक रहेगा क्योंकि इक्वल नहीं लगा है।
तो देखो ये उसी फॉर्म में प्रिंट किया वैल्यू सारा का सारा। ठीक है, अब मुझे देखना है फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है। तो फर्स्ट इंडेक्स पे देख लो 51 है, तो ये 51 प्रिंट कर दिया। अब देखो गाइस, अब जो यहाँ मीनिंग था ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन 50, तो अगर तुम यहाँ पर चेक करोगे तो ठीक है, यहाँ पर तुम्हें 50 से छोटा दिख रहा है। ठीक है, 50 से तुम्हें यहाँ छोटा दिख रहा है वैल्यू। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और वैल्यू यहाँ ऐड करता हूँ, तब तुम्हें चीज़ें अच्छे तरीके से दिखेंगी। ओ डॉट इंसर्ट, मैं यहाँ 5 इंसर्ट करता हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ। देखो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन 50। तो 50 से छोटा कितना वैल्यू है यहाँ पर, 3 वैल्यू है। बट ये प्रिंट क्या कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है 2। ठीक है, ये प्रिंट कर रहा है 2। तो यहाँ पर जो मीनिंग है गाइस वो थोड़ा सा चेंज कर जाएगा। क्या चेंज करेगा, देखो ये जो इंडेक्स वाला केस है और ये जो प्रिंट जो हम कर रहे हैं वो तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो ऑर्डर ऑफ की है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। यहाँ पर मीनिंग में जस्ट ये होगा, यहाँ ग्रेटर लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर लग जाएगा। ठीक है, अब एक बार रन करो और मीनिंग को देखो। नंबर ऑफ एलिमेंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 50, ये अब ये मीनिंग करेक्ट है। ठीक है, जब तुम ग्रेटर कंपैरेटर का यूज करोगे तो ये ऑर्डर ऑफ की क्या बताएगा, ये बताएगा तुम्हें नंबर ऑफ एलिमेंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, यहां पर जैसे एक्स का वैल्यू 50 है, तो 50 से बड़ा कितना एलिमेंट है यहाँ पर, तो देखो 51 और 101, तो इसी कारण यहाँ आउटपुट 2 आया। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखो, अब अगर वैल्यू को डिलीट करना है तो डिलीट का वही प्रोसीजर, 24 को डिलीट करना है तो जस्ट ये 3 लाइन ऑफ कोड लिखना है तुम्हें इरेज करने के लिए। और देखो यहाँ तुम्हारा जो अपडेटेड ऑर्डर सेट है उसमें 24 प्रेजेंट नहीं है। तो आई होप तुम्हें ग्रेटर वाला केस भी समझ में आ गया है। अब हम मूव करेंगे ग्रेटर अंडर स्कोर इक्वल वाले केस पे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आई होप तुम समझ गए होगे। ग्रेटर का मतलब यह है कि सॉर्टेड होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा। और इक्वल का मतलब यह है कि डुप्लीकेट भी यहाँ अलाउड है। तो एक बार रन करते हैं, यहाँ 11 टू टाइम्स आना चाहिए। ठीक है, 11 टू टाइम्स आना चाहिए, देखो 11 आ रहा है 2 टाइम्स, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड भी है। तो ग्रेटर अंडर स्कोर इक्वल तो मुझे समझ में आ गया। अब देखो फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा, 51 सही है। अब मुझे देखना है नंबर ऑफ एलिमेंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 50। देखो ग्रेटर अंडर स्कोर इक्वल में भी यही मीनिंग है कि ग्रेटर देन 50 वाला कितना है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। ठीक है, तो 50 से ज्यादा 2, तो यहाँ देखो 2 है। और इरेज करने का वही तरीका, जो एक तरीका मैंने बताया है वो तुम सारे कंपेरेटर में यूज कर सकते हो। तो गाइस ये था हमारा चारों का चारों कंपेरेटर, और ये हमारा पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर पे बेसिक वीडियो था। सारी की सारी फंक्शनैलिटी को हमने यहाँ कवर कर लिया। और अगेन मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये जो सारा फंक्शनैलिटी है ये लॉग एंड टाइम में इम्प्लीमेंट किया गया है रेड ब्लैक ट्री की मदद से। हमें इसके डेप्थ में नहीं जाना है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तुम्हें जस्ट इतना समझना है कि ये जो फंक्शनैलिटी है इनको हम यूज कैसे करेंगे और इनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। और ये जो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया कि इस हर एक पैरामीटर का क्या मीनिंग है, तुम्हें इतनी ही चीज़ों को समझना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर का ये बेसिक वीडियो समझ में आया होगा। अब फर्दर हम इस पे जितना भी डिफरेंट तरह का प्रॉब्लम बनेगा वो सारा ही हम तुम्हें प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि तुम्हें इस टॉपिक की अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब एक चीज़ मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम इस पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर को अपने आईडी में यूज करोगे तो तुम्हें इनिशियली प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, देखो क्या प्रॉब्लम आएगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कैसे उस प्रॉब्लम को तुम्हें ठीक करना है। तो ये गाइस ये हमारा लोकेशन है। ठीक है, तुम जो भी कंपाइलर यूज कर रहे होगे C++ को रन करने के लिए, तुम्हें उसके इस लोकेशन पे जाना है। ठीक है, जैसे मैं मिनजी डब्ल्यू का यूज कर रहा हूँ, तो मैंने ये रिसाइज अंडरस्कोर पॉलिसी, ये जो पाथ है ना गाइस, ये तुम्हारा भी सेम ही होगा कंपाइलर वाइज। तुम्हें अपने कंपाइलर के अनुसार इस लोकेशन तक आ जाना है। और इस लोकेशन में तुम जब आओगे तो तुम्हें ये फाइल देखने को मिलेगा, हैश अंडरस्कोर स्टैंडर्ड अंडरस्कोर रिसाइज अंडरस्कोर पॉलिसी अंडरस्कोर IMP। ठीक है, ये हमने अपडेट कर दिया फाइल। तुम्हें जो ये फाइल मिलेगा उसका नाम कुछ इस प्रकार होगा। देखो, हैश से लेकर के अंडरस्कोर IMP तक तो रहेगा ही रहेगा, और इसके बाद तुम्हारा जो फाइल रहेगा उसमें कुछ ये चीजें रहेंगी। ठीक है, IMP तक तो आएगा अंत में, और फिर रहेगा तुम्हारे में प्रेजेंट HPP, और यहाँ कुछ इंटीजर रहेगा। ठीक है, 006428 काइंड ऑफ वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो IMP के बाद तुम्हारा डॉट करके HPP करके ये कोड प्रेजेंट रहेगा। तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें केवल इन इंटीजर वाले कोड को हटा देना है वहां से, यानी कि तुम्हारा फाइल imp.hpp तक ही रहेगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट तुम हटा दोगे।
अब जब तुम ये हटा दोगे और फिर जब तुम यूज करोगे तो एट द एंड तुम्हें जो फाइल दिखेगा वो तुम्हारा जो फाइल रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है। यानी कि .hpp भी हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो एक बार और मैं तुम्हें बताता हूँ, _imp के बाद .hpp करके कुछ इंटीजर कोड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वो कंप्लीट इंटीजर कोड हटा देना है। तो लास्ट में तुम्हारा _imp.hpp बचेगा, वहां तक तुम्हें छोड़ देना है। तब तुम देखोगे कि तुम जब इस ऑर्डर सेट को रन करोगे तो चीज़ें सक्सेसफुली रन करेंगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। सो मिलते हैं इसके प्रॉब्लम पर, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू गाइस।